हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि मिनरल्स को आप जिस स्पीड पर कंज्यूम कर रहे हैं उस सेम स्पीड पर वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है। मतलब एग्जॉस्टिबल इन द सेंस कि ये बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। This means that they cannot be replaced once they are used up, and that is why they are non-renewable resources. एक बार आप मिनरल्स को यूज अप कर लेते हो तो उसको बनने में मिलियंस टू बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। They are very important raw materials for many basic industries and are a vital resource for the development of a nation. मिनरल से हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा कि कितने सारे चीजें मिनरल से बनते हैं। अब मिनरल्स बहुत सारे चीजों के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जैसा यूज किया जाता है। एंड ये एक बहुत वाइटल रिसोर्स हो जाता है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इंडिया हैज रिच रिजर्व्स ऑफ मेनी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स हमने लास्ट क्लास में देखा था। मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटालिक क्वालिटीज होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसमें नॉन मेटल्स का qualities होते हैं। Those industries that work on minerals or mineral ores as raw materials are called mineral based industries. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं? जो मिनरल्स को कंसिडर करते हैं एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स of such industries are iron and steel industry, copper smelting industry, etc. The products of these industries are acquired and used by other industries as raw materials to make other useful products. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सपोज स्टील इंडस्ट्री हम लेते हैं। स्टील इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल यूज किया, कोई मिनरल को अपना रॉ मटेरियल यूज किया, अब वो स्टील प्रोड्यूस कर दिया, राइट। अब ये स्टील दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है जो यूटेंसिल्स बनाता हो या कोई अदर मशीनरी के पार्ट्स बनाता हो, तो उसके लिए स्टील एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं टू फॉर्म अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। Apart from being used for construction and energy production, they are also used in the manufacture of cement, metals, glass, fertilizers, and electronic component parts. Precious minerals used in jewelry and other ornamental items are gold, silver, and diamonds. तो हम देखते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरीज बनाने में यूजफुल होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, सीमेंट, मेटल्स जैसे स्टील हो गया, ग्लास, फर्टिलाइजर्स और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए यूजफुल होते हैं। ड्यू टू देयर इम्पोर्टेंस इन अ नेशंस इकोनॉमी एंड देयर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है लैक या फिर वेरी स्मॉल इन अमाउंट। मिनरल रिसोर्सेज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं, और स्कैटर्ड होने के साथ साथ उनका जो अमाउंट है वो भी लेस है, और उनका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इंडिया में
ये बहुत हिपोथेटिकल सिचुएशन है। आई मीन ये मैं बस ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। सपोज इंडिया में गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है और एक कंट्री है सपोज, और लेट इट बी कंट्री ए है ये और कंट्री बी है ये। अब कंट्री बी के पास गोल्ड बहुत ज्यादा है और कंट्री ए के पास सपोज कोल ज्यादा है। अब ए को गोल्ड की जरूरत है और बी को कोल की जरूरत है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना, जैसे ए या बी से गोल्ड लेगा एंड बी ए से कोल लेगा। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स। India produces many different kinds of minerals, which include fuel, metallic, non-metallic, and atomic minerals. यहाँ पर अब एटॉमिक मिनरल्स का बात किया जाता है, तो एटॉमिक मिनरल्स क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम रखते हैं अंदर अपने साथ। सो ये बेसिकली यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड वेपन्स के लिए। तो आपने सुना होगा जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स और वो सब ये इन्हीं मिनरल से बनते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। Minerals may be metallic or non-metallic in form, and both kinds serve as raw materials for manufacturing industries. अब हमने देखा था कि minerals metallic भी होते हैं, non-metallic भी होते हैं, and दोनों raw materials होते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, सम ऑफ विच आर कोल, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, जिंक एंड लीड। ये कुछ रिसोर्सेज है जिस जो इंडिया में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। These minerals play a vital role in India's economy and industrial growth. अब जैसे हमने बात किया था कि मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा कंट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। जैसे ये गोल्ड है तो आप देख सकते हैं कि इन जगह में गोल्ड पाया जाता है रफली। फिर आयरन का बात करें तो बहुत रफली बना रहा हूँ मैं, आयरन इधर पाया जाता है। और एक बता देता हूँ मैं। ये आयन था। अब मैं बॉक्साइट का बता दे रहा हूँ। अच्छा बॉक्साइट थोड़ा ज्यादा ही फैला हुआ है। माइका, माइका बता दे रहा हूँ मैं। माइका इज ओवर हियर, माइका इधर है, थोड़ा माइका इधर भी है। तो आप देख सकते हो कि पूरे कंट्री में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है मिनरल्स। सो इसीलिए कहा जाता है कि मिनरल रिसोर्स नॉट यूनिफॉर्मली distributed in India and also in the whole world. अब बात करते हैं डिफरेंट मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, it stretches from the Chota Nagpur region in the north to the Godavari Krishna River Valley in the south. This belt includes the states of Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Bihar, and portions of Andhra Pradesh. The Chota Nagpur Plateau is rich in mineral resources such as mica, bauxite, copper, limestone, iron ore, and coal. तो इसको ब्रेक करते हैं पहले। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर रीजन समवेयर अराउंड इधर आता है। इधर किधर आपका छोटा नागपुर रीजन आता है, समवेयर अराउंड हियर। बहुत रफ बना रहा हूँ मैं आपको बस समझाने के लिए। सो ये छोटा
नागपुर रीजन है। यहाँ पर फिर बताया है कि इन द नॉर्थ टू दी गोदावरी कृष्णा रिवर वैली इन दी साउथ। सो जो गोदावरी रिवर है, सॉरी जो कृष्णा रिवर है, वो कुछ ऐसे करके ऐसे कुछ है। बहुत रफ बना रहा हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। और मैं आपको ये मैप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको विजुअली समझ सको। एंड जो गोदावरी रिवर है वो कुछ इस तरह से है। ये भी बहुत रफ में बना रहा हूँ। सो ये क्या है, आपका गोदावरी रिवर है। रिवर, तब देख सकते हो बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन ऑफ होता है, मतलब उसका पानी इवेंचुअली रिवर से बे ऑफ बंगाल सी में चला जाता है। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट है वो इसी सेगमेंट को बोला जा रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। इसी पोर्शन को बोला जा रहा है, रफली अराउंड ये। थोड़ा डायरेक्शंस का भी बता देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है तो। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। सो समवेयर अराउंड ये वाला पार्ट जो है समवेयर, और ये वाला पार्ट है जो हमारा इस बेल्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब मैं आपको मैं स्टेट्स का बता दूंगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट रब दिस। यस। अब ये बेल्ट कौन से स्टेट्स को इंक्लूड करता है? ओडिशा, जो कि इधर है। फिर छत्तीसगढ़ इधर, झारखंड इधर, वेस्ट बंगाल इधर, बिहार इधर, एंड पोर्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है तो इसका कुछ पोर्शंस 5 मार्क का दे रहा हूँ, बट कुछ पार्टी होगा। सब देख रहे हो, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन को। अब द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इसी द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज सच एज। कौन से मिनरल रिसोर्सेज में रिच है मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पॉइंटर्स याद रहे। माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल। अब यहाँ पर कभी कभी लोगों को डाउट हो जाता है कि आयरन ओर एंड आयरन में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली आयरन ओर एक नेचुरल रॉक है जिसमें से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। वेरएज आयरन एक नेचुरल एलिमेंट है जिसको जो पेरियोडिक टेबल में होता है, आप आगे जाके साइंस में पढ़ोगे, और उसे Fe से डिनोट करते हैं। अब इतने सारे मिनरल्स को याद रखने का मैंने एक बहुत छोटा सा ट्रिक बनाया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है उसे MCBLIC। इसको दो पार्ट्स में आप याद रखना। LIC का तो आपको पता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो जो LIC कंपनी नहीं है,
वो। और एमसीबी आपने सुना होगा ना, एमबीए बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी तरह एमसीबी इज मास्टर्स ऑफ कैट बिजनेस। तो ऐसे फन वे में आप इसको याद रख सकते हो, तो आपको इजी रहेगा। आगे बढ़ते। इट हैज सम ऑफ India's largest resources of manganese ore and significant amount of copper, mica, limestone and graphite. यहाँ पर मैंगनीज ओर एंड ग्राफाइट नया आया है। बाकी कॉपर, लाइमस्टोन एंड माइका तो पुराना है। There are huge deposits of coal in the Damodar Valley, especially in the Central Basin, which is the main producer of coking coal in the country. कुछ पॉइंटर्स इधर लिख दे रहा हूँ जिसको मैं समझा दूंगा आपको। What is coking coal? दामोदर वैली कोल किले हैं। Okay, the important coal fields located in this region are, अब important coal fields आ गए। झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामघर, साउथ कानपुरा एंड नॉर्थ कानपुरा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कोकिंग कोल क्या होता है। अ, काम हो जाए, हाँ। सो बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई ग्रेड कोल होता है जिसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज होता है। तो आप जब इसको हीट करते हो इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, तो ये कोक प्रोड्यूस करता है, नॉट द ड्रिंकिंग कोक ऑफ कोर्स। सो मैं इधर आपके लिए लिख देता हूँ, कोकिंग कोल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई ग्रेड coal with low impurities. When heated, in an oxygen free environment, क्या प्रोड्यूस करता है ये? कोक प्रोड्यूस करता है। और ये जो कोक है, ये स्टील इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टील मेकिंग में, मतलब स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल फॉर स्टील इंडस्ट्री। समझ में आया? अब दामोदर वैली के बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब दामोदर वैली का लोकेशन देख लेते हैं। तो जो स्टेट्स कवर्ड है वो मेनली झारखंड है। एक मिनट। झारखंड और वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा बिहार भी आ जाता है इधर। सो इट्स लाइक इतना पोर्शन में हमारा दामोदर वैली का इन्फ्लुएंस है। और ये वैली किससे फॉर्म्ड हुआ है? ऑफ कोर्स दामोदर रिवर से। एंड ये इवेंचुअली जो हुगली रिवर है, जो हुगली रिवर सिस्टम वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर सिस्टम जो वेस्ट बंगाल में है, उससे फिर ये आखिरी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो चलेगा। हाँ। अब ये जो रिवर है, ये जो मिनरल डिपॉजिट है, वो कोल का मिनरल डिपॉजिट बहुत हाईली रिच है उसमें। और इसी के वजह से इधर बोला गया है कि देर आर हाई डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द दामोदर वैली, स्पेशली द सेंट्रल बेसिन। सेंट्रल बेसिन मतलब बीच वाला रीजन में।
which is the main producer of coking coal in the country. The important coal fields located in this region are, अब हमने देख लिया कि कौन से मिनरल्स में रिच है द एक मिनट नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट में हमने देख लिया कि कौन सा प्लेट्यू में स्प्रेड है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट्स में ये बेल्ट फैला हुआ है, फिर कौन से मिनरल्स, कोई इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम या वैली, कोई पर्टिकुलर टाइप का कोल या मिनरल, एंड फिर important coal fields. The important coal fields located are Jharia, Raniganj, West Bokaro, East Bokaro, Ramghar, South Karanpura and North Karanpura. So basically ये सब इधर ही located है, इसी region में located है। क्यों? क्योंकि इधर ही कोल फील्ड्स कहाँ होंगे जहाँ कोल मिलता है, और इसी जगह में कोल ज्यादा मिल रहा है तो समवेयर अराउंड इधर ही होंगे। ये एक रफ एस्टिमेशन है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। The northeastern peninsula belt has contributed greatly to the country's iron and steel, aluminium and coal industries. The high-grade reserves of mica makes this region one of the world's leading producers of mica-based products. अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है यहाँ पर हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ माइका मिलता है, जिससे माइका के बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये एक रीजन है जो लीड करता है माइका बेस्ड प्रोडक्ट्स में। सो दैट्स रियली गुड, हमारा कंट्री का एक पार्ट जो इतना हाई ग्रेड रिजर्व्स ऑफ माइका से रिच है कि वो इतना सारा प्रोडक्ट्स बना रहा है माइका का, कि जो लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। मैं अब आपको इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, जिससे आपको सब याद ध्यान रखने में आसानी होगी। अब मैं आपके लिए एक माइंड मैप जैसा बना देता हूँ इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो ये था हमारा नॉर्दर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट। अब आता है रीजन का, तो ये कौन से रीजन में आता है? पहला है छोटा नागपुर रीजन, जो कि नॉर्थ में आता है, एंड गोदावरी गोदावरी कृष्णा रिवर वैली, जो कि साउथ में आता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा स्टेट्स, कि कौन से स्टेट्स में स्पैंड एक्सपैंड होता है ये रीजन। सो ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं मिनरल्स का, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स आपको ध्यान रखने हैं इस रीजन से। माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल, मैंगनीज,
मैंगनीज और सॉरी और ग्राफाइट। अब इधर का एक इम्पोर्टेंट वैली देख लेते हैं। ये कौन सा वैली था? ये था दामोदर वैली। दामोदर वैली। और ये किसके लिए फेमस है? ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल। और स्पेसिफिकली कौन सा कोल? कोकिंग कोल। कोकिंग कोल से क्या मिलता है? कोक मिलता है। ये वो कोक नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कोल्ड फील्ड्स। सॉरी। झरिया। फिर रानीगंज। फिर वेस्ट बोकारो। फिर ईस्ट बोकारो। फिर रामगढ़। साउथ एंड नॉर्थ कारनपुरा। ठीक है। तो आप इसको आपके नोटबुक में जिधर आप नोट्स बना रहे हो उधर ये लिख दो और इसको एवरीडे देखते जाना। तो इसमें क्या है, आपको पूरा चीज समराइज हो जाएगा माइंड में। और अगर हो तो अगर करना हो तो आप छोटा सा रफ इंडिया का मैप भी बना सकते हो। एक मिनट, ये ज्यादा ही रफ हो गया। कुछ छोटा सा ऐसे करके बहुत ही ज्यादा रफ इंडिया का मैप बना सकते हो। और आप यहाँ पर मार्किंग्स भी कर सकते हो कि इधर था हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन, इधर वो रिवर गोदावरी एंड कृष्णा रिवर था। एंड ऐसे तो आपको पूरा विजुअली भी समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये पार्ट 2 लेक्चर अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सदर्न बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ आगे उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट्स हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।